जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 10 तक के सभी फार्मूले को देख चुके हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। पिछले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें चैप्टर नंबर 10 तक के सभी फार्मूले को हम लोग देख चुके हैं। और चैप्टर नंबर 11 आपका रचना है, तो रचना में आप सभी जानते हैं कि कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 12 से लेकर और लास्ट तक के सभी फार्मूले को आज की इस वीडियो में देखेंगे और ये हमारा तीसरा पार्ट है। यदि आप दोनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिया गया है, जाकर आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये हमारा लेसन 12 होने वाला है। तो चलिए इसके फॉर्मूले को देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा दोस्तों आयत का विकर्ण, यानी आयत का विकर्ण क्या होता है। तो आयत का विकर्ण आप सभी जानते हैं, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आपका एल मतलब एल इजकल टू आपका लंबाई होता है और बी इजकल टू आपका चौड़ाई होता है। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण रूट अंडर 2a, यानी रूट अंडर 2 और गुना a आपका वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों हमारा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, जो कि आप सब पहले से भी जानते होंगे। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यह πr स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी यदि आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो πr स्क्वायर बट्टा 2 लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब किसी चित्र के साथ अर्धवृत्त दिया होगा तब, यानी जब किसी चित्र के साथ अर्धवृत्त दिया होगा तब अर्धवृत्त की परिधि πr होगी, और जब चित्र नहीं होगा तो अर्धवृत्त की परिधि πr प्लस 2r होगी। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे दोस्तों हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr स्क्वायर होता है आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद है दोस्तों हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा और इंटू πr स्क्वायर होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट है हमारा चतुर्थांश का परिधि। तो चतुर्थांश की परिधि आपका 2πr होती है, यानी बोले तो वृत्त की परिधि ही आपका चतुर्थांश की परिधि के बराबर होती है, तो इसलिए 2πr हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 1/4 इंटू πr स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 1/4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप इस सूत्र को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका θ/360 और πr स्क्वायर होता है। और इधर देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है θ/360, उसके बाद πr स्क्वायर और उसके बाद माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो ये लघु त्रिज्यखंड, ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपका πr स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु वृत्त के खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका θ/360 2πr होता है, या आप θ/360 गुना 2πr, तो आप यहाँ से 2 से 360 को काट दीजिएगा तो ये 180 मर्द में कट जाएगा, और θ/180 गुना πr भी इसका फार्मूला होता है। ये आपका चाप की लंबाई का फार्मूला। तो आप दोनों सूत्र को याद रख सकते हैं, या θ/360 गुना 2πr या θ/180 गुना πr। नेक्स्ट है दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 360 माइनस θ/360 और गुना 2πr होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल आपका पाई इंटू ये बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर होता है। तो आप वलय का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा।
चैप्टर नंबर 12 के हम लोग सभी फॉर्मूले को देख चुके हैं दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 13, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 होने वाला है। और चैप्टर नंबर 13 है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपका लेसन नंबर 13 यानी 13 होने वाला है। तो चलिए इसके सभी फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा 1 घन मीटर बराबर होता है। तो 1 घन मीटर बराबर आपका 1 पर ये आपका 2, 2 4 और 2 6, यहाँ 1 पर 6 जीरो सेमी क्यों होता है, यानी 10 लाख सेमी क्यों। 5 जीरो रहेगा तो 1 लाख हो जाएगा, और 6 जीरो तो ये आपका 10 लाख सेमी क्यों होता है। 1 लीटर बराबर आपका 1000 सेमी क्यों होता है। 1 घन मीटर बराबर आपका 1000 लीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। और 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है दोस्तों। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जब हम लोग लास्ट में आंसर निकालते हैं तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। आगे है दोस्तों हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों 3 × a या 3 × 1 भुजा, यानी a को ही हम लोग भुजा मान लिए हैं। तो 3 × a या 3 × 1 भुजा दोनों लगाइएगा, दोनों सूत्र ठीक है। उसके बाद है दोस्तों क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, जो कि आप सब पहले से भी जानते हैं। और इसकी ऊंचाई √3/2 गुना भुजा होती है। और उसके बाद है दोस्तों यदि क्षेत्रफल निकालना हो समबाहु त्रिभुज का, तो ऊंचाई का स्क्वायर और बट्टा √3, यानी अगर ऊंचाई दिया होगा तो ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा √3 कर देंगे, तब भी आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यदि ये आपका भुजा दिया हो और तब क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका ये सूत्र लगाएंगे √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है √S × S-A × S-B का होल स्क्वायर। और S निकालना होगा दोस्तों तो a + 2b और बाई 2 कीजिएगा तो यहाँ पे s निकल जाएगा। और a पहली भुजा b दूसरी भुजा रख के आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यदि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात हो, यानी जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा देंगे तब निकल जाएगा। परिमाप निकालना हो दोस्तों तो a + 2b करेंगे, और ऊंचाई निकालना हो तो 1/2 √4 समान भुजा का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या √4a² - b²। इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है b/4 √4a² - b²। और क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला a/4 √4b² - a² होता है। तो आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में। और हम दोस्तों अगली वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही लाने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग मेथड दोनों से बताएं तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। इसलिए हम पहले फार्मूला करा दे रहे हैं, तो आप लोग फार्मूला को याद जरूर कर लीजिएगा। तो तीसरा है हमारा दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज को हम लोग विषमकोण त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका परिमाप होता है a + b + c, और इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। और दूसरा अगला क्षेत्रफल देखें दोस्तों, यानी दूसरे तरीके से तो S × S-A × S-B × S-C, ये आपका हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला है। इसे भी आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो a + b + c/2 ये आपका S निकालने का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 13 चैप्टर के अगले फॉर्मूले को देखते हैं दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज निकालना होगा तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना समान भुजा का स्क्वायर, या 1/2 गुना a²। उसके बाद परिमाप दोस्तों 2a × 2a + h होता है। उसके बाद कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट के अंडर, या a² + a² रूट अंडर, या √2 गुना a। ये तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं आप कर्ण निकालने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री। इसका मतलब है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण, यानी ये न्यून कोण हो गया और ये न्यून कोण हो गया, ये दोनों 45 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ग है दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब विकर्ण दिया हो तो 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, और 4 गुना
एक भुजा आपका वर्ग का परिमाप होता है। तो ये आप सभी जानते हैं। अगर विकर्ण दिया होगा तो इसका सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। और दोस्तों वर्ग समचतुर्भुज होता है, यानी सभी वर्ग समचतुर्भुज होता है और सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 गुना D1 गुना D2। परिमाप निकालना होगा तो 4 गुना A और 4A स्क्वायर बराबर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों समचतुर्भुज की एक भुजा। तो समचतुर्भुज की एक भुजा √(D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। और ये अगला तरीका से निकाले तो 2 इंटू √(S - A इंटू S - B इंटू S - D। और इसमें S का निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला लगाएंगे A + B + D/2। आगे है दोस्तों हमारा परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू A + B। उसके बाद है D1 + D2 का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू A स्क्वायर + B स्क्वायर। तो हम लोग समानांतर चतुर्भुज को देख लिए। उसके बाद समलंब चतुर्भुज को देखते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। उसके बाद यदि परिमाप निकालना होगा दोस्तों तो परिमाप का सूत्र होता है A + B + C + D। और इस सूत्र से परिमाप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा अगला फॉर्मूला है समषट्भुज। तो समषट्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और गुना 6 से कीजिएगा तो ये आपका समषट्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमाप का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका 6 गुना 1 भुजा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होते हैं। यानी क्वेश्चन में दिया होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में से कोई निकालने के लिए दिया होगा तो हम लोग ये समझेंगे कि एक ही पूछा है। नेक्स्ट हमारा नोट में है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोनों एक ही बात है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 4A स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर होता है। घन का आयतन आपका A क्यों होता है। घन का विकर्ण आपका √3 गुना A होता है। तो आप सब घन का फॉर्मूला ये सब याद रखिएगा। उसके बाद घनाभ देखते हैं दोस्तों। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L + B इंटू H होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L + B इंटू HL होता है। घनाभ का आयतन दोस्तों L गुना B गुना H होता है और घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H स्क्वायर होता है। अगला है हमारा बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR इंटू R + H होता है। बेलन का आयतन आपका πr² होता है। तो ये सब बेलन का फॉर्मूला हो गया। बेलन का फॉर्मूला आप ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πR इंटू L + R होता है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो √L, जिसको हम लोग L से सूचित करते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई को, तो L बराबर हमारा √H² + R² हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपसे शंकु की ऊंचाई निकालने का सूत्र पूछेगा तो शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये आपका वस्तु की ऊंचाई माइनस अर्धगोलीय भाग की ऊंचाई, यानी H बराबर हो जाएगा √L² - R²। इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं आप शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है गोला। तो चलिए हम लोग गोले के फॉर्मूला को देखते हैं। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πR²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πR², यानी दोनों ये समान होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का आयतन 4/3πR क्यों होता है। उसके बाद है दोस्तों हमारा अर्धगोला। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR² होता है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πR² और अर्धगोला का आयतन 2/3πR क्यों होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा है खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πH इंटू R + R होता है, आपका खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद दोस्तों है हमारा खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π इंटू R +
स्मॉल आर यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। खोखला बेलन का आयतन हो जाएगा पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। गोला है तो खोखला गोला का वक्र पीठीय क्षेत्रफल 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। खोखला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। खोखला गोला का आयतन आपका 4/3 पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर यानी स्मॉल कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर आपका वाह्य त्रिज्या है दोस्तों और स्मॉल आपका अंतः त्रिज्या है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा है छिन्नक, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का आयतन आपका 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। उसके बाद छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दोस्तों एल बराबर √h² प्लस कैपिटल R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका संकेत है दोस्तों, तो बड़ा आर से हम लोग बड़े सिरे की त्रिज्या को सूचित करते हैं, छोटा आर से छोटे सिरे की त्रिज्या को, और h से छिन्नक की ऊंचाई को, और l से इसकी तिर्यक ऊंचाई को सूचित करते हैं। आगे है दोस्तों हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग TS से शॉर्टकट में लिखते हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए CS से शॉर्टकट में लिखते हैं। शंकु का आयतन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अर्धगोला का आर उसकी एच होता है, यानी अर्धगोला का जो आर होगा एच के बराबर होगा, यानी एच दिया होगा तो समझिए वो अर्धगोला का आर ही दिया हुआ है। उसके बाद बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, यानी जो बेलन का ऊपर वाला आधार दिया रहता है कुछ इस प्रकार का, वह वृत्ताकार ही होता है। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 13 के संपूर्ण फार्मूले को देख चुके हैं, तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 14 के संपूर्ण फार्मूले को देखते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 है दोस्तों सांख्यिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके फार्मूले को देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है दोस्तों हमारा माध्य, जिसको हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला है बहुलक बराबर अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, यानी जो ज़्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। परिसर का फार्मूला है दोस्तों उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और माध्य का फार्मूला है जब सम होगा तो माध्य का फार्मूला n/2 प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 प्रेक्षण बाई 2 हो जाएगा। और विषम रहेगा तो आपका माध्यक बराबर n/2 प्लस n+1/2 वे प्रेक्षण हो जाएगा। आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये बढ़िया से समझ में तभी आएगा जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप अभी केवल फार्मूला को याद करके रखिएगा, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरा फार्मूला भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ग चिन्ह है दोस्तों, जिसको हम लोग xi से सूचित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, वर्ग चिन्ह को इससे हम लोग सूचित करते हैं, यानी इसका फार्मूला ये हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि के लिए, यानी प्रत्यक्ष विधि से जब आपको माध्य निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा सिग्मा FI बटा सिग्मा FI, जहाँ आपका सिग्मा बराबर जोड़ होता है, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। आगे है दोस्तों हमारा कल्पित विधि, तो कल्पित विधि से माध्य निकालना है तो सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पग विचलन विधि से यदि माध्य निकालना हो तो A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI का प्रयोग करेंगे और इनटू में h लगाएंगे तो ये आपका पग विचलन विधि से माध्य निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा माध्यक बराबर माध्यिका बराबर L प्लस, यानी माध्यक और माध्यिका दोनों सेम चीज़ है, तो माध्यिका या माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H होता है। और इसमें L से माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को, N से प्रेक्षणों की संख्या को, CF से या F से माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को, F से माध्यक वर्ग की बारंबारता को और H से वर्ग माप को सूचित किया जाता है। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी को बढ़िया से। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर आपका 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। उसके बाद बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। नेक्स्ट है दोस्तों
और दोस्तों इसमें किसको किससे सूचित किया जाता है, तो एल से आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को, एच से वर्ग माप को, F1 से आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता को, F0 से बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को, और F2 से बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बहुलक माइनस माध्यक बराबर 2 इंटू माध्यक माइनस माध्य, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी 14 के सभी फॉर्मूले को कंप्लीट कर चुके हैं, और हम चैप्टर नंबर आपका 15 यानी 15 नंबर चैप्टर के सभी फॉर्मूले को देखते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 15 है दोस्तों, जिसका नाम प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इसके फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ताश के पत्तों की संख्या 52 होती है। तो चलिए इसके संपूर्ण जानकारी को हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका 2 भागों में बढ़ जाता है ताश का पत्ती। 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता आपका काला होता है, जो यहाँ पे लिख रखे हैं हम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लाल पत्ता आपका 2 भागों में बढ़ गया है। 13 लालपन है यानी हार्ट यानी दिल वाला चिन्ह, और 13 आपका इटिया यानी डायमंड है। और इसमें 13 बढ़ गया है जो आपका काला पान यानी हुकुम है, और इसमें 13 बढ़ गया है यानी चिड़िया है। आगे दोस्तों हमारा लाल पान का ये एक एक क्यों जे 4 पत्ता है, इटिया का भी एक एक क्यों जे 4 पत्ता है, काला पान का भी 4 पत्ता और चिड़िया का भी 4 पत्ता है। और एक एक क्यों जे से किसको किससे सूचित करते हैं, तो ए से आपका एक्का होता है, के से आपका बादशाह होता है यानी किंग, क्यू से आपका क्वीन यानी बेगम हम लोग कहते हैं, और जे से आपका जैक यानी गुलाम कहते हैं। तो आप इस सब को भी ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात लिखा गया है, एक्का जो आपका होता है ये तस्वीर वाला पत्ता नहीं है। इसका मतलब जो एक्का है 4 गो पत्ता, वो तस्वीर वाला पत्ता नहीं है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितनी है, तो आपका बादशाह, बेगम और गुलाम ये तीनों तस्वीर वाला पत्ता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, तस्वीर वाला पत्ता कौन है और तस्वीर वाला पत्ता कौन नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नोट नंबर 1 है प्रायिकता का अधिकतम मान 1 या 1 से कम ही हो सकता है, यानी 0 से ज़्यादा या 1 से कम होता है प्रायिकता का मान। नोट में है दूसरा आपका प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, यानी प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। उसके बाद प्रायिकता की खोज पियरे साइमन लप्लास ने 1795 ईस्वी में किया था। और प्रायिकता के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है प्रायिकता का मान, यानी P, और P से बड़ा और या बराबर या आपका 1 होता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रायिकता को हम लोग P ब्रैकेट के अंदर E कुछ इस प्रकार से सूचित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है 1 माइनस PE, या PE प्लस PE डैश बराबर होता है 1। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारा PE यानी E के अनुकूल परिमाणों की संख्या और बटा प्रयोग किए गए सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये आपका इसका फॉर्मूला प्रायिकता का ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट चैप्टर मैथ का, यानी चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारा प्रायिकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 12 से लेकर और लास्ट तक के सभी फॉर्मूले के। तो दोस्तों हम आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे क्लास 10th के मैथ का, जो कि आपका टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।